दोस्तों, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं मान सिंह और आज मैं एक नई कहानी के साथ आया हूं। राइटर हैं एडमंड बर्ग, जिन्होंने लिखी है कहानी सोना ही सोना। ये हिंदी में ट्रांसलेट की हुई स्टोरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सोना ही सोना। और आप लोगों ने जो प्यार दिया मेरी पिछली कहानी को, जिसका नाम था द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। आज से 40-50 वर्ष पहले की बात है ये। कोलंबिया के कार्टाजेना नगर में एक बीमार से व्यक्ति की कहानी आम चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस व्यक्ति का नाम था गोमेज। गोमेज लोगों से धन मांगा करता था। उसका कहना था उसने अमेज़न नदी के दक्षिण के एक पुराने जगह पर एक पुराना नगर सा देखा है, जहाँ चारों ओर सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। सोने के मंदिर, सोने की मूर्तियाँ, सोने के बर्तन। तात्पर्य ये कि हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है वहाँ पे। गोमेज एक अभियान दल के साथ इस नगर तक हो आया था। वो अपने साथ कुछ सोना भी लाया था, पर दुर्भाग्य से अब इसके पास एक पाई तक नहीं बची थी। ये कहानी गोमेज के अपने शब्दों में। सन 1931 की बात है। मैं मानाओस नामक कस्बे में था। एक दिन मुझे पता चला कि एक यूरोपीय अभियान दल को एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। ये अभियान दल नदियों में नौकाओं से यात्रा कर जंगलों और उनमें पाई जाने वाली चट्टानों का सर्वेक्षण करना चाहता था। मुझे नदी मार्गों का अच्छा ज्ञान था। मैं बेकार था और ये काम बखूबी कर सकता था। मैंने अभियान दल के मुखिया से बात की। वो मेरी योग्यता से प्रभावित हुआ और उसने मुझे अभियान दल का मार्गदर्शक नियुक्त कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि उस दल के 3 मुखिया थे, एक फ्रांसीसी, एक जर्मन और एक ब्राज़ीलियन। हम रियो निग्रो नामक नदी में यात्रा पर चल पड़े। एक रात की बात है। हम लोग नदी तट पर शिविर स्थापित कर विश्राम कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, अतः मैं अकेला तट से लगे जंगल की ओर चल गया। सहसा मुझे लगा कि झाड़ियों में कोई छिपा है। मैं समझा कोई जानवर होगा, पर वो जानवर नहीं, एक मनुष्य था। चेहरा काले रंग से पुता हुआ। मैं तुरंत वापस भागा। मैंने दल के तीनों मुखिया को ये बात बताई। रात में उस व्यक्ति को ढूंढना खतरे से खाली नहीं था। तय हुआ सवेरे जांच पड़ताल की जाएगी। सुबह हम लोगों ने जांच की तो पाया कि नदी के तट की रेत पर कई लोगों के कदमों के निशान थे, अर्थात रात को वहाँ कई लोग आए थे। अभी तो सभी लोग सतर्क हो गए। हमने पुनः नौकाओं में बैठकर यात्रा शुरू कर दी। दोपहर में एक स्थान पर हम रुके। दल के मुखियों ने नौकाओं को पत्थर में डालकर उन्हें पानी में डुबो दिया, ताकि जब वे लौटें तो नौकाएं सुरक्षित मिलें। अब हम घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे। दल के लोग कभी किसी चट्टान को तोड़कर उसका परीक्षण करते, कभी किसी पौधे को अपने थैले में रखते। मुझे ऐसा लगता कि जैसे कई लोग हम पर निगाहें रखे हुए हैं। कभी कभी हमें नगाड़ों की धीमी धीमी आवाज़ भी सुनाई देती। इसका अर्थ साफ था, नगाड़ों द्वारा जंगल के निवासी हमारी उपस्थिति और हमारे यात्रा मार्ग की सूचना भेजते थे। हम लोगों के दल में 8 बंदूकें और 8 पिस्तौल थी। गोला बारूद भी था, अतः हम कुछ निश्चिंत थे। फिर भी खतरा तो था ही। हम लोग रात को सोते वक्त वक्त बारी बारी पहरा भी देते। रात को नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती तो हमारे दिल कांप जाते। इस तरह हम कई दिनों तक घने जंगलों में यात्रा करते। चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ गहरी खाइयाँ थीं। इन्हीं खाइयों में से
एक में हमें पगडंडी दिखाई दी। कभी वो सड़क रही होगी, पर अब उस पर घास और घनी झाड़ियाँ उगाई थी। दल के मुखिया आपस में तर्क करने लगे कि वो सड़क किन लोगों ने बनाई होगी, प्राचीन इंका लोगों ने या किसी और ने। हम सब इस पगडंडी के सहारे बढ़ने लगे। इस तरह हम कई दिनों तक चलते रहे। नगाड़ों की आवाज़ों ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन दोपहर को हम पत्थरों की एक विशाल दीवार के पास पहुँचे। पगडंडी वहीं जाकर ख़त्म हो गई थी। दीवार में एक द्वार था। द्वार पर 2 गुंबद बने हुए थे। तीनों मुखिया आपस में चर्चा करने लगे। फिर उन्होंने हमें एक जगह पर रुकने का निर्देश दिया और खुद गुंबदों की ओर चल गए। थोड़ी देर बाद हमने देखा वे एक विचित्र व्यक्ति के साथ हमारी ओर आ रहे थे। वो व्यक्ति कौन था? उसकी लंबी दाढ़ी थी, लाल रंग थी, उसकी कमर में एक चमड़े का पट्टा बंधा हुआ था, उसमें सोने की परतें जड़ी थी। बौने की बाहों पर भी सोने की पट्टियां बंधी थी। अब उस व्यक्ति के साथ हम सब ने पत्थर की दीवार में बने द्वार में प्रवेश किया। ओह! वहाँ का दृश्य देखकर हम आश्चर्य से भर उठे। भीतर एक नगर था, छोटे छोटे मकान, बाजार, मंदिर। हमने उस बौने को खिलाया पिलाया और फिर मुक्त कर दिया। वो हरिण की तरह चौकड़ी भरता हुआ वहाँ से भाग गया। हम जान गए थे कि मकानों में उस जैसे कई लोग छिपे हुए हैं। हमारी प्रत्येक गतिविधि पर उनकी निगाह है। पर हमारे पास बंदूकें थीं, पिस्तौल थी, अतः हम विशेष चिंतित नहीं थे। हम लोग नगर के बीचों बीच बने मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर को देखते ही हम लोगों में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मंदिर तो सोने का बना हुआ था। सोने के स्तंभ, सोने की मूर्तियाँ, सोने के पात्र। हमने मंदिर के पास बने हुए घरों की ओर भी देखा। वहाँ भी हर चीज़ सोने की थी। पर आश्चर्य की बात, इन घरों में कोई नहीं रहता था। मुझे लगा यहाँ तो सैकड़ों टन सोना पड़ा है, बस उठाने की देर है। शायद मुखिया भी ये बात सोच रहे थे। उन्होंने तय किया कि हमें वापस लौटना चाहिए। बस अब क्या था, दल के हर सदस्य ने सोने की बनी चीज़ें उठानी शुरू की। वहाँ कोई रोकने वाला तो था नहीं। मेरा अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कोई 20-20 किलो सोना लाद दिया था। अब हम लौट पड़े। किसी ने हमें सोना ले जाने से नहीं रोका, लेकिन ये यात्रा काफ़ी कष्टप्रद थी। हमारे पास खाने पीने का सामान प्रायः खत्म हो गया था और थकान भी हर दिन तोड़े जा रही थी। अतः रात होते ही हम आग जलाकर जो लेटते तो नींद ही हमें दबोच लेती। एक रात की बात है कि आग जलाकर हम सब लेटे हुए थे। थोड़ी देर बाद सारे लोग गहरी नींद में सो गए। आधी रात के बाद मैं जंगल जाने के लिए उठा। चांदनी रात थी, अतः मैं थोड़ा दूर निकल गया और कुछ देर बाद लौटा तो मुझे जैसे सांप सूंघ गया। दल का प्रत्येक सदस्य 5 फीट लंबे तार से बिंधा था। मैं फौरन जंगल की तरफ भागा। वहाँ झाड़ियों में छिपे छिपे मैंने शेष रात गुजार दी। सुबह हुई, मैंने झाड़ियों में छिपे छिपे देखा, दल का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा था। शायद वे बौने ही रात में आए थे। वे लूट कर सारा माल वापस ले गए थे, साथ ही दल का सारा सामान भी, बंदूकें, पिस्तौल, थैले, सब कुछ। अब वहाँ ठहरना व्यर्थ था, खतरे से खाली भी न था। मैं पेट के बल रेंगता रेंगता जंगल में बढ़ा। कुछ दूर जाने पर मुझे एक झरना दिखाई दिया। मैंने जी भर कर पानी पिया, कुछ जंगली फल खाए,
थोड़ी ताकत आई तो सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास न बंदूक थी न भोजन। मैंने सोचा, बौने पूर्व दिशा से आए थे, अतः उत्तर दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। बस मैं चल पड़ा, झरनों का पानी पीता, जंगली फलों से भूख मिटाता मैं कई दिनों तक चलता रहा। अंत में एक नदी के तट पर पहुंचा। वहां कोई अपनी नाव छोड़ गया था। मैंने क्षण भर भी विलंब न किया, नाव में बैठकर उसे धारा में छोड़ दिया और इस तरह यहाँ पहुँचा हूँ। यदि आप लोग साहस करें तो मैं आपको उस स्थान तक ले जा सकता हूँ। शर्त यही है कि लूट में आधा हिस्सा मेरा होगा। ये गोमेज की आप बीती थी। कुछ लोगों को उस पर संदेह था, कुछ के लिए वो पागलपन था, पर कुछ लोग उसे सच समझते थे, कारण वे जानते थे जंगलों में आदिवासी सोने की चीज़ें इस्तेमाल तो करते हैं पर उसे कीमती नहीं मानते। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसे एडमंड बर्ग ने लिखा था। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और अभी तक वीडियो में बने हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।